नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज की हमारी जो क्लास है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स को लेके, यानी अर्धचालक जो युक्तियां हैं उनको लेकर हम देखो विस्तार से बातचीत करना प्रारंभ करेंगे। आपने सुना होगा पहले जब कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट हुई थी तब वैक्यूम ट्यूब का हम लोग यूज़ करते थे और उस टाइम के जो कंप्यूटर्स थे उनकी साइज़ क्या थी, एक बड़े से रूम जितनी बड़ी एक कंप्यूटर की साइज़ हुआ करती थी। और आज हम एज अ पर्सनल कंप्यूटर के फॉर्म में बहुत ही छोटा सा एक लैपटॉप आप लोग कैरी करते हो, तो ये एक हाइब्रिड बोल सकते हो आप, या पर्सनल कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो एक छोटे से फॉर्म के अंदर आपके पास ये कंप्यूटर आ चुका। आपको मोबाइल फ़ोन आपकी हथेली में रहता है, तो ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर का ही टाइप है। तो इतने बड़े एक कमरे जैसा विशाल आकार के कंप्यूटर से हम कहाँ एक बिल्कुल छोटी सी डिवाइस पर आ गए। क्या इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे किस चीज़ ने काम किया, उसको यदि हमें समझना है तो डेफिनेटली हमें जाना पड़ेगा सेमीकंडक्टर्स की ओर। शुरुआत में वैक्यूम ट्यूब से, हालांकि ये स्टार्टिंग हुई थी इस जर्नी का, पूरा जो शुभारंभ है वो वैक्यूम ट्यूब से हुआ था और उसी वैक्यूम ट्यूब के आधार पर हमने निरंतर देखो प्रोसेस की और प्रोसेस करते हुए हम लोग पहुंचे सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस है वहां तक। आप लोगों ने ज़रूर देखो नाम सुना होगा ट्रांजिस्टर का, आप लोगों ने ज़रूर नाम सुना होगा डायोड्स का, आप लोगों ने निश्चित तौर पर आईसी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो ये कुछ ऐसी युक्तियां हैं जो कि अर्धचालक युक्तियों के जो सिद्धांत है उस पर काम करती है और हमारे जो दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं। आज सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है, हम और आप आपस में इस प्रकार से देखो एक दूसरे को देख पा रहे हैं। मैं कैमरे के माध्यम से शूट कर रहा हूँ वीडियो को और उसके बाद आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर इस वीडियो को देख पा रहे हो यूट्यूब के माध्यम से। ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है वो अपना जो काम है वो बखूबी कर रही है। तो आप सभी ने देखो एक शब्द सुना होगा चालक, एक शब्द डेफिनेटली सुना होगा कुचालक या अचालक, और उसके बाद एक जो तीसरा शब्द जो कि आपने शायद 10th तक सुना था, 11th तक आपने शायद सुना था, उसको हो सकता है कहीं पे पढ़ा भी होगा, वो था अर्धचालक। तो आज हमें इस चैप्टर के अंदर जो बात करनी है पूरी की पूरी अर्धचालकों को बेस बनाकर, आधार बनाकर यही करनी है। इससे पहले हम देखो छोटी सी बात करते हैं एटम को लेकर। आप सभी ने देखो नील्स बोर का मॉडल जो वो जरूर पढ़ा होगा, क्लास 10 तक तो जरूर पढ़ा होगा, 11th में तो आपने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर। देखो नील्स बोर का जो मॉडल था, अगर मैं बात करूं यहाँ पे है न्यूक्लियस, और आप सभी को पता है इस न्यूक्लियस के बाहर वृत्ताकार अनुमत ऊर्जा के स्तर होते हैं जिनको हम लोग कक्षा या कोश कहते हैं। तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट करते रहते हैं। आप सभी को पता है जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर फोर्स लगता है न्यूक्लियस की ओर से। न्यूक्लियस आपके पॉजिटिवली चार्ज और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो आप सभी को पता है जो आपके ऑपोजिट चार्जेस होते हैं हमेशा इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक है वो अपनी ओर एक फोर्स लगाता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, और उस अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में ही जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर आकर्षित रहते हुए वृत्ताकार पथ पर गति करता है। अब ये जो हमने बात करी इंडिविजुअल एटम को लेकर बात करिए, हमने एक एकल परमाणु को लेकर बात करी, विलगित एक तरह से परमाणु आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या होगा यदि मैं इसके पास ही कोई दूसरा एटम लेके आऊं? हो सकता है वो इसी के जैसा हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके जैसा भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन हम बात करते हैं बिल्कुल ठीक इसी के जैसा एक और एटम है जो मैं इसके पास लेकर आ रहा हूं। उससे पहले मैं इसके जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। एक तरह से 8 इलेक्ट्रॉन अपन कंप्लीट कर देते, 3 और 3 वो 6 हो गए, ये 7वां और ये 8वां। ठीक है, तो जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो एटम है ये इसका आउटर मोस्ट शेल है जो फिल है, तो ये 10 नंबर का नियॉन वाला एटम है। अगर इसको मैं एक कोशिश का और बढ़ा दूं, सोडियम की अपन बात कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यहाँ पे। इसी के जैसा दूसरा एटम यानी सोडियम का मैं एक और एटम यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसके पहले कोश में बनाए, ये दूसरे कोश में इसके 8 इलेक्ट्रॉन, और ये लास्ट अंतिम कोश है, इसमें भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखते हैं क्या जो पहले इस एटम की, अकेले एटम की कंडीशन थी, क्या वो सेम कंडीशन इसके पास में दूसरा एटम आने के बाद भी रहेगी? क्या नहीं रहेगी। देखना हुआ क्या, पहले ये हो रहा था कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन को चलो मैं थोड़ा इस साइड बना देता हूँ ताकि हमें कुछ और बातें, कुछ और निष्कर्ष निकालने में भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। पहले क्या था, जब ये अकेला यहाँ पे एटम था पूरा, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर खाली और खाली इस नाभिक का आकर्षण बल जो था वो लग रहा था। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण थोड़ा सा शील्डिंग इफेक्ट, जिसको पराक्षण प्रभाव भी हम लोग बोलते हैं, उसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल जो है वो भी इसके ऊपर लग रहा था। तो कुल मिला के एक बैलेंस्ड फॉर्म में ये था। अब क्या हुआ, जैसे इसके जैसा कोई दूसरा एटम पास में आ गया तो इस इलेक्ट्रॉन पर या इन इलेक्ट्रॉनों पर इस पास वाले एटम के न्यूक्लियस का भी अट्रैक्शन फोर्स फील इनको होगा
और साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्शन फोर्स है, जो इसका प्रतिकर्षण बल है, वो भी इस इलेक्ट्रॉन को या इन इलेक्ट्रॉनों को फील होगा। जो बल के अंदर परिवर्तन इस वाले एटम के अंदर आया, सेम टू सेम वो परिवर्तन इस वाले एटम के लिए भी होगा, क्योंकि ये और वो दोनों एक जैसे एटम है और दोनों दूसरे पास पास हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो आपके पहले इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा की कक्ष के अंदर विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, परिभ्रमण कर रहे थे, ऐसे सेम यहाँ पे हो रहा था जब ये एटम दूर दूर थे, अकेले थे। जैसे हमने दोनों एटम्स को पास पास कर दिया तो जो कंडीशन पहले इसके लिए एप्लीकेबल हो रही थी और इसके लिए अलग से एप्लीकेबल हो रही थी, अब पास में लेके आने से वो कंडीशन सारी चेंज हो चुकी। अब क्या हुआ, जैसे हमने दो एटम्स को पास पास किया, जैसे क्रिस्टल का निर्माण हमने करना चाहा, तो उस स्थिति के अंदर ये जो आपके ऊर्जा स्तर थे, जैसे पास पास आए तो इनके अंदर समान ऊर्जा के स्तरों का विखंडन हो गया और समान ऊर्जा के अलग अलग स्तर बन चुके। इन्हीं स्तरों को हम लोग देखो नाम देते हैं यहाँ पे बैंड, या एनर्जी बैंड भी इनको हम लोग बोल सकते हैं, एनर्जी बैंड्स। ये क्या है, हमारे पास ऊर्जा के स्तर आ चुके, ऊर्जा के बैंड आ चुके। अब इन ऊर्जा के बैंड्स को हम यूज करके कैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तक पहुंचते हैं, इसकी बात करते हैं। अभी तक हमने किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात नहीं करी है। अभी हम इस सेमीकंडक्टर डिवाइस के पीछे का जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि जो है वो तैयार कर रहे हैं। अभी तक देखो हमने क्या सीखा, एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अकेला एटम था, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस नाभिक का आकर्षण बल लग रहा था, इन इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल इसके ऊपर लग रहा था। लेकिन जैसे कोई दूसरा इसके जैसा एटम आया तो अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर या इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इस नाभिक का भी आकर्षण बल लग रहा है, इसका तो पहले से लग ही रहा था, साथ ही इन इलेक्ट्रॉनों के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल भी लग रहा है। यानी इन दोनों एटम्स को जैसे हम लोग पास में लेके आए तो जो लगने वाला बल था उसके अंदर परिवर्तन आया, और जो ऊर्जा स्तर पहले थे, ऊर्जा स्तर का मतलब आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक निश्चित ऊर्जा के स्तर के अंदर ही परिभ्रमण करते हैं। तो इस ऊर्जा के स्तर के अंदर या इस ऊर्जा के मान के अंदर दोनों के पास पास आने से परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन से हमारे जो ऊर्जा के स्तर, ये देखो ये आपके पास ऊर्जा के स्तर है, इनके अंदर क्या हुआ, समान मात्रा के जो ऊर्जा स्तर है वो परस्पर विभक्त हो गए, और विभक्त होने से क्या बना, हमारे पास एनर्जी के बैंड गैप्स जो है वो बनकर आते हैं। तो इनको हमने बोला एनर्जी बैंड नाम दिया। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जो एनर्जी बैंड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं उनकी हम बात करते हैं। जनरली सिंपल सी भाषा में अगर अपन देखें तो मुख्यतः इसके दो प्रकार होते हैं। हम एनर्जी बैंड्स के प्रकारों की बात कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक कोई एटम है तो उसके अंदर एक बैंड होता है ऐसे नीचे, और दूसरा बैंड हम इसको बना लेते हैं थोड़ा ऊपर। जो नीचे वाला बैंड होता है, यहाँ पे जो आपको बैंड दिखाई दे रहा है, इस बैंड को हम लोग बोलते हैं संयोजी बैंड, यानी वैलेंस बैंड। इसको मैं वैलेंस बैंड, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी बैंड। ये है हमारा संयोजी बैंड। और ऊपर वाला जो आपको ऊर्जा स्तर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, या फिर हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं चालन बैंड। तो ये आपके पास देखो दो अलग अलग जो बैंड है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों बैंड्स के बीच में अंतराल है, देखो एक यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा है, बीच में इतनी जगह आपको दिखाई दे रही है। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडेड एनर्जी गैप, या हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब देखो आपने वर्जित शब्द को कहीं ना कहीं सुना पड़ा होगा, देखा होगा, बसों के अंदर लिखा जाता है धूम्रपान जो है वो वर्जित है। वर्जित का मतलब यहाँ पे इसकी मनाही है। अब यहाँ पे किस चीज की मनाही हो सकती है, किस बात की मनाही हो सकती है, उसको देखो थोड़ा बात करते हैं। संयोजी बैंड, चालन बैंड और आपके वर्जित ऊर्जा अंतराल। आप सभी ने अभी भी जो मैंने यहाँ पे एटम बनाया था, एक एटम का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था, जो आपके सबसे बाह्यतम कोश होता है, आप सबने केमिस्ट्री के अंदर इस बात को देखो बहुत विस्तार से पढ़ा भी होगा कि परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना, संयोजकता उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु की, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में फिर उसका जो संयोजी ऊर्जा स्तर है, उस संयोजी ऊर्जा स्तर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर अवेलेबल है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम इस वाले बैंड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते उसमें मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जो आपका संयोजी बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी है, 8 है। अब ये जो आपका संयोजी बैंड है ये केवल आपकी देखो संयोजकता को रिप्रेजेंट कर रहा है।
जब भी आपका परमाणु कभी बंध बनाएगा तो बंध बनाने के लिए उसको हमेशा उत्तेजित अवस्था में पहले जाना पड़ता है। आप सबने केमिस्ट्री के संकरण को जरूर पढ़ा होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन है, हम जब उसको हम संपन्न करवाते हैं तो उससे पहले हमें उसको एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था में लेकर आना पड़ता है परमाणु को, और उसके बाद हम बंध बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो बंध बनते टाइम ये जो उत्तेजित अवस्था आती है, इस उत्तेजित अवस्था के दौरान होता क्या असल में, हम परमाणु को देखो बाहर से ऊर्जा प्रदान करते हैं। उस ऊर्जा को परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जैसे वो उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, उस ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद इस वैलेंस बैंड से वो कहां पहुंच जाते हैं, इस चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। अब आपने क्या देखा कि उनको यहां से लेके यहां तक की एक डिस्टेंस है जो ट्रेवल करनी पड़ती है। यहां से इलेक्ट्रॉन देखो जाएगा और उस ऊपर वाले बैंड तक जाने के लिए उसको इतनी डिस्टेंस, इतना जो गैप है वो ट्रेवल करना पड़ेगा। अब अगर ये जो गैप है बहुत ज़्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये बैंड का गैप जो है, फॉरवर्डेड एनर्जी गैप जो है वो बहुत ही कम हुआ तो उसको बहुत ही कम एनर्जी चाहिए एक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँचने के लिए। तो ये जो आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, वर्जित ऊर्जा अंतराल जिसको हमने बोला है, ये वो ऊर्जा अंतराल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नगण्य होती है। आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, और जब उनकी ऊर्जा आप बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे या उनको उतनी ऊर्जा दे दोगे जो इस फॉरवर्डेड एनर्जी गैप को पार करने के लिए जरूरी है, तो उस एनर्जी को पाकर या उस ऊर्जा को पाकर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, चालन बैंड के अंदर चले जाएंगे। और जैसे वो चालन बैंड के अंदर चले गए तो बीच में बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन का कहीं भी ठहराव नहीं हुआ, इसलिए हमने इस वाले भाग को बोला फॉरवर्डेड एनर्जी गैप यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब वो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे चालन बैंड में आ चुके, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपके चालन बैंड में आ चुके इसका मतलब अब वो बंध बनाने लगे तैयार है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो मुक्त अवस्था के अंदर रह सकते हैं, और आप सभी को पता है हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा भी था इस बात को, थर्ड चैप्टर के अंदर हमने इसकी देखो बात भी करी थी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे किसी भी चालक पदार्थ के अंदर, यदि आपके इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं तो इस स्थिति के अंदर डेफिनेटली वो आवेशवाहक के तौर पर धारा प्रवाह करने का कार्य करेंगे। तो जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से चालन बैंड में पहुंचते ही फिर वो धारा का प्रवाह करना प्रारंभ कर देंगे। अब हम देखो सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, इससे रिलेट करते हैं चालक को भी, अचालक को भी और अर्धचालक को भी। आपने तीनों के नाम सुने हैं और तीनों के बारे में हम देखो इस चालन बैंड के आधार पर या इस वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर हम चालक की, कुचालक की और अर्धचालक की परिभाषा देते हैं, और एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको देखो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखो मैं बात करूंगा यहाँ पे कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स यानी चालक पदार्थों की। तो देखो चालक किसको बोलेंगे, चालक वो होंगे जो आराम से धारा का चालन कर देंगे। सपोज करते हैं अगर मेरे हाथ में ये कोई एक तांबे का वायर होता और मेरे पास कोई दो टर्मिनल होते किसी भी सर्किट के, तो जैसे टर्मिनल को एक को मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ, दूसरे वाले टर्मिनल को मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ, जाहिर सी बात है मेरा जो सर्किट है वो वर्क करता, सर्किट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जो सर्किट है वो बड़े आराम से काम करता। क्यों? जैसे मैंने देखो यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टच किया, टच करते यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस या किसी भी एक छोर से दूसरे छोर की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लग गया, तो उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लग गई और बड़े आराम से ये जो तार है वो धारा का चालन करने लग गया। इसका मतलब ये तार कैसा है, चालक है। हमने देखो जैसे ऊर्जा प्रदान करी, देखो विभवांतर मैंने लगाया इसके दोनों सिरों पर और वो विभवांतर ऊर्जा देने का काम करेगा। जैसे मैंने इस इधर वाले संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दी, तुरंत उस ऊर्जा को पाकर वो चालन बैंड में पहुंच चुके। इसका मतलब ये जो फॉरवर्डेड एनर्जी गैप है वो इनके लिए बहुत ही कम होता है, इतना कम कि इसको हम नगण्य मान सकते हैं, शून्य के इक्विवेलेंट हम इसको मान सकते हैं। तो देखो चालक पदार्थ की परिभाषा क्या हो जाएगी यहां से, कि वो सारे के सारे पदार्थ जिनका संयोजी बैंड पूरा भरा हुआ नहीं होता। ये बात और ध्यान रखना, जो आपके चालक पदार्थ होते हैं ना उनका संयोजी बैंड पूरा भरा हुआ नहीं होता, तो वे चालक पदार्थ या वे पदार्थ जिनका संयोजी बैंड तो अर्धपूरित होता है, या अर्धपूरित का मतलब आधा से मरा नहीं है, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं होता। और साथ ही ये जो फॉरवर्डेड एनर्जी गैप है, वर्जित ऊर्जा अंतराल है, जिसको हम लोग डेल ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, भाई ध्यान रखना, इसको हम लोग डेल ई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो चालक पदार्थ होते हैं इन सभी चालकों के लिए जो आपके फॉरवर्डेड एनर्जी गैप का मान है यानी डेल ई जी की जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट होती है 0 के। तो वो सारे के सारे पदार्थ, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग मापते हैं, तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इसको लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा हमने क्या दी, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा होगी इसकी, कि वो सारे पदार्थ जिनका संयोजी जो बैंड होता है वो पूरा भरा हुआ नहीं होता और इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो मान होता है वो लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, वो चालक कहलाता है। बड़े आराम से थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ही इलेक्ट्रॉन जो, हालांकि ऊर्जा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती चालकों को इतनी ज्यादा, तो वैलेंस बैंड से ये तुरंत चालन बैंड पहुंच के धारा का चालन करने लगते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं चालक पदार्थ। नंबर 2 पे देखो हम लोग बात करते हैं अचालक पदार्थों की। अचालक या इसको आप लोग इंसुलेटर भी बोल सकते हो, इंसुलेटर्स। तो देखो ये वो पदार्थ होते हैं
जिनमें जो आपका संयोजी बैंड होता है वो पूरा भरा होता है, पूरा भरा हुआ होता है। साथ ही ये जो आपके वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान है ये बहुत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है भाई, लगभग इसके लिए हम लोग ये कामना करते हैं कि डेल Eg की जो वैल्यू होती है वो इसके लिए ग्रेटर देन 3 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी ज़्यादा इसके लिए डेल Eg की वैल्यू होती है। समटाइम्स कैन बी इक्वल भी, क्योंकि 3 के इक्वल 7 के इक्वल भी हो सकती है। जैसे हम लोग हीरे की बात करें तो हीरे के अंदर ये जो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसकी वैल्यू 5.5 समथिंग होती है, जिसको हम लोग जनरली अगर वे में देखें तो डेल Eg की वैल्यू हीरे के लिए ध्यान रखना आपको, जो आपके हीरा होता है ना, हीरा बहुत ही कुचालक पदार्थ है। जो आपका डायमंड होता है उसी की हम लोग बात करें यहाँ पे, उस डायमंड के लिए डेल Eg की जो वैल्यू है जिसको हम लोग जनरली मानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक बड़ा यहाँ पर ऊर्जा अंतराल आ चुका बीच में। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा हम लोग नहीं प्रदान कर सकते, हालांकि ताप बढ़ाकर बहुत ही कम मात्रा के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचते, तो बहुत ही अल्प माइक्रो एम्पियर कोटि की जो धारा है वो हमें परिपथ में देखने को मिलती है। तो देखो अचालकों से या कुचालकों से हमारा तात्पर्य क्या होगा यहाँ पे, कि वो पदार्थ जिनका संयोजी बैंड तो पूरा भरा होता है और इस वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाते और धारा का चलन नहीं होता या शून्य के बराबर होता है, नगण्य होता है। ऐसे पदार्थों को हम लोग कुचालक या इंसुलेटर बोलते हैं। इसकी बात होगी। अब हम बात करते हैं इस अर्धचालक की, इस सेमीकंडक्टर की, जिसकी हमें इस पूरे चैप्टर में डिटेल से चर्चा करनी है। यानी नंबर 3 जो है वो मैं लेने जा रहा हूं यहाँ पे, नंबर 3 पे सेमीकंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ होंगे जिनका संयोजी बैंड तो पूरा भरा होगा, अचालकों की तरह का भी संयोजी बैंड जो है वो पूरा भरा हुआ है, लेकिन जो डेल Eg की वैल्यू है ना वो आपके जनरली हम लोग मानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट होती है। जो डेल Eg की वैल्यू है इनके लिए इक्विवेलेंट होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है। इसलिए हम जैसे इन अर्धचालक पदार्थों को थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा भी दे सकते हैं आप, उस ऊर्जा को ग्रहण करके संयोजी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस फॉरवर्डेड एनर्जी गैप को पार करके इस चालन बैंड के अंदर पहुंच जाते हैं। तो जैसे वो चालन बैंड पहुंच जाएंगे तो धारा का चालन होने लग जाएगा। इस प्रकार से हम अर्धचालक पदार्थों का उपयोग करते हुए हमें कम अमाउंट में जब धारा की क्वांटिटी चाहिए होती है तो ऐसी स्थिति में हम अर्धचालकों का उपयोग करते हैं और हमारे सर्किट जो तैयार करते हैं। जैसे देखो अर्धचालकों के अंदर और कुछ नहीं होता, हम लोग इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कंट्रोल करते हैं, खाली और खाली इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कंट्रोल किया जाता है। जैसे सपोज करते हैं आपके पास एक जनरली कोई, इसको मैं आपको पूरा एक सेमीकंडक्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू देने के लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक मान लो कोई बल्ब है, एक यहाँ पे आपके पास बैटरी लगी हुई है, यानी कोई भी एक पावर का सोर्स है, और साथ में एक स्विच मान लो आपके पास ये स्विच है, और यहाँ पे क्या है कि आपने एक वायर को लगा रखा है। यहाँ पे एक वायर है जो आपने लगा रखा है, इसको मैं अलग कलर या रेड से दिखा देता हूँ। ये लो, यहाँ पे आपने कोई एक वायर लगा रखा है, ये आपका बल्ब है, और ये आपकी जो की है, जैसे इसको आप ऑन करोगे तो जाहिर सी बात आपने देखो यहाँ पे एक कंडक्टर वायर लगा रखा है, तो इस परिपथ में धारा बहेगी और जो आपका बल्ब है वो ग्लो करेगा, जाहिर सी बात है बल्ब जो है ऑन होगा। सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो तार मैंने ले रखा है इसका जो प्रतिरोध था पहले कुछ भी नहीं था, तांबे का तार था, बहुत नगण्य इसका प्रतिरोध था, चालकता इसकी उच्च थी। थोड़ी देर बाद मैंने इसमें क्या किया, 100 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में 100 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो जाहिर सी बात है इस बल्ब का जो ग्लो था जितना पहले था उतना नहीं होगा, ग्लो थोड़ा कम हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे 10 किलो ओम कर दिया इसको, तो और कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, खाली और खाली इस धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करी। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का काम ही क्या होता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। जैसे हमने यहाँ पे बाधा उत्पन्न करी तो जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर थी वो घट गई, और घटने से क्या होगा, यहाँ पर जो एनर्जी आनी चाहिए थी उतनी मात्रा में आ नहीं पा रही, और इसका जो ग्लोइंग है वो कम हो चुकी। अगर मान लो मैं यहाँ पे तार को काट देता बीच में तो बल्ब बंद हो जाता, जैसे उसको वापस छोड़ देता बल्ब वापस से ऑन हो जाता। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, इस इतने से जो आपका पोर्शन है तार का, इसको बदल कर मैं इस सर्किट के जो आउटपुट है उसके मान के अंदर परिवर्तन कर सकता हूँ, परिवर्तन ला सकता हूँ। बस यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो हमने किसके साथ अप्लाई किया, सेमीकंडक्टर्स के साथ में।
अगर यहाँ पे प्योर तांबे का तार था तब ये बल्ब जितना ग्लो उसको हो सकता था इस बैटरी के द्वारा उतना पूरा ग्लो हो पा रहा था। लेकिन जैसे मैंने देखो उच्च प्रतिरोध का तार यहाँ पे प्रयुक्त किया तो तार प्रयुक्त करने से मैंने इसकी ग्लोइंग को कंट्रोल कर लिया। मुझे लगा पहले 10 ओम का प्रतिरोध मैंने लगाया, फिर 100 ओम का लगाया, फिर मैंने 10,000 ओम का प्रतिरोध लगाया। मुझे ये लगा कि यार 100 ओम वाला जो था ना उसके अंदर उतनी लाइटिंग मुझे मिल रही जितनी मुझे चाहिए थी, यानी मैंने इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार कंट्रोल कर लिया। तो इसी प्रकार से आवश्यकता के अनुसार किसी सर्किट को कंट्रोल करने का जो काम होता है बिल्कुल इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का पूरा मटेरियल। आज अपन मोबाइल फोन यूज करते हैं, इसके अंदर आप लोगों ने देखो डायोड जो है डायोड का यूज होता है, आईसी का यूज होता है, ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है। आप लोगों ने एलईडी देखो जरूर देखी होगी, एलईडी भी यही गैलियम आर्सेनाइड यानी जो आपका यही अर्धचालक जो सिद्धांत है वही उसके अंदर काम करता है। आपने एलईडी को देखा होगा, छोटा सा एक डिवाइस है, उसके माध्यम से आप एनर्जी जो लाइट एनर्जी है वो आप प्राप्त करते हो, उसको थोड़ी सी बैटरी से ऊर्जा देकर। बहुत ही कम ऊर्जा में आपको एक अच्छा प्रकाश के स्रोत के रूप में आपको एलईडी दिखाई देती है। आप सभी ने निसंदेह देखो डायोड को भी कभी ना कभी देखा होगा, ट्रांजिस्टर को भी कभी ना कभी देखा होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज अगर आपने खोली होंगी तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें उसके अंदर देखने को मिली होंगी। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो थी इसके अंदर हमें तो कोई छोटा सा एक ओवरव्यू लेना था इन्हीं का कि चालक, अचालक और असल में अर्धचालक हैं क्या। हमने इस वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडेड एनर्जी गैप के आधार पर तीनों का देखो डिवाइडेशन किया है, तीनों के बारे में हमने देखो थोड़ी थोड़ी अल्प जो जानकारी वो लेने का प्रयास किया है। अगली जो हमारी वीडियो होगी इसके अंदर हम देखो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम इन अर्धचालकों को थोड़ा और समझेंगे, जिसमें हम लोग नेज अर्धचालक जिनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे, अपद्रव्य या फिर जिनको हम लोग बोलते हैं ना मादित पदार्थ मिले हुए, जो अशुद्धि मिले हुए अर्धचालक होते हैं उनकी भी हमें बात करनी, एक्सटेंसिक जिनको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो इन सभी की डिटेल से बात करने के लिए हमें अगली वीडियो का इंतजार जो वो करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो भी यहाँ पे बातचीत करी है आपको बिल्कुल संतुष्टि भरा एक मैटर मिला होगा और निस्संदेह अगली वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर को आगे गति देने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।